साथियों नमस्कार। आज अपन बात कर रहे हैं हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, उसको समझने से पहले पहले हमें एक शब्द समझना पड़ता है कि हरित ग्रह या ग्रीन हाउस क्या है। तो समझें, क्या होता है कि कोई ठंडा प्रदेश है। ठंडे प्रदेश में अगर आप गर्म प्रदेश में उगने वाली वनस्पति को वहां उगाना चाहते हैं, ऐसे स्थानों पर उगाना चाहते हैं जहां पर नेचुरली वो उगती नहीं है, क्योंकि उनको अधिक ताप की आवश्यकता होती है इसलिए। लेकिन जब ठंडे प्रदेशों में ऐसे जीवों का पालन किया जाए या फिर ऐसी वनस्पति को उगाया जाए जो सामान्य रूप से गर्म प्रदेशों में उगती है, तो ऐसी स्थिति में उनको ऐसा वातावरण देना पड़ेगा। तो इस प्रकार का वातावरण देने के लिए ठंडे प्रदेशों में बड़े बड़े कांच के हाउस बनाए जाते हैं। बड़े बड़े कांच का आवरण बनाया जाता है। उस कांच के आवरण से क्या होगा कि सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की ऊष्मा है या प्रकाश की किरणें हैं, वो कांच के अंदर प्रवेश करके अंदर के वातावरण को गर्म कर देती है। और जब वो अंदर के वातावरण को गर्म कर देती है तो वहां पर उगने वाली वनस्पति और उनके लिए गर्म प्रदेश जैसा वातावरण बन जाता है। तो कांच के बने हुए इन बड़े बड़े पात्रों को या बड़े बड़े उस आवरण को अपन ग्रीन हाउस या हरित ग्रह कहते हैं। ये कृत्रिम रूप से बनाया गया ग्रीन हाउस है। प्रकृति में भी ऐसा ग्रीन हाउस होता है। कहाँ होता है? तो प्रकृति में ऐसा ग्रीन हाउस कुछ गैसों के कारण होता है, कांच के कारण नहीं होता। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन या ये इनसे जो गैसें लिखी हुई हैं, ये जो गैसें हैं वो सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊष्मा को ग्रहण करती है, अवशोषित करती है, उसको पुनः वातावरण में जाने नहीं देती। इससे हमें यह फायदा होता है कि पृथ्वी का औसत तापमान वर्ष भर एक जैसा बना रहता है और रात को जब सूर्य नहीं चमकता उस समय भी पृथ्वी का औसत तापमान है वैसा कि वैसा बना रहता है। लोगों को जीवन जीने के लिए या जीवों को अपना जीवन जीने के लिए जो तापमान चाहिए वो औसत तापमान को बनाए रखने के लिए ग्रीन हाउस एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। क्लियर? तो कृत्रिम रूप से हम कांच के पात्रों द्वारा ऐसा काम करते हैं, ग्रीन हाउस बनाते हैं, और प्राकृतिक रूप से CO2, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या अन्य गैसें जो हैं वो ग्रीन हाउस का काम करती है। लेकिन अब समझे कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। अब वातावरण में CO2 0.03% है। अभी हमारे वातावरण में CO2 का जो परसेंटेज है वो 0.03% है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी का औसत तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना हुआ है। अब CO2 की मात्रा CO2 की मात्रा आवश्यकता से थोड़ी बढ़ गई, प्रदूषण निरंतर बढ़ ही रहा है। ऐसी स्थिति में यह ग्रीन हाउस में काम में आने वाली जो गैसें हैं उनकी प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में जब बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में सूर्य से आने वाली ऊष्मा को बहुत ज्यादा मात्रा में अवशोषित किया जाता है, वो पुनः वायुमंडल से परावर्तित नहीं होती। ऐसी स्थिति में पृथ्वी का औसत तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जब पृथ्वी का औसत तापमान आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाता है तो सभी वनस्पतियों के लिए, सभी जीवों के लिए यह तापमान बहुत ही हानिकारक रहता है। इस प्रभाव को अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं और उसी के कारण पूरा विश्व गर्म हो उठता है, इसलिए उसका नाम वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग है। सबसे पहले कौन कौन सी गैसें हैं हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी और ये गैसें कहां से उत्पन्न होती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हरित ग्रह प्रभाव की सबसे महत्वपूर्ण जो गैस है वो है CO2। CO2 सभी जीवों द्वारा श्वसन क्रिया से उत्पन्न होती है। साथ में जितने भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, कोयला, उनके जलने से CO2 बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है। दूसरा, इसके बाद सेकंड नंबर की जो गैस है वो है मेथेन। CH4 मतलब मेथेन। यह मेथेनोजेंस जीवाणु होते हैं। यह मेथेनोजेंस कुछ जीवाणु वातावरण में मुक्त अवस्था में भी रहते हैं और कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करते हैं, और कुछ जीवाणु जो रूमिनेंट पशु होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, तो उनके आमाशय में, उनके आंतों में भी ये जीवाणु रहते हैं। वो खाद्य पदार्थों का जब किण्वन करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी कुछ मेथेन गैस मुक्त करते हैं। चावल के खेतों से भी मेथेन गैस उत्पन्न होती है, क्योंकि चावल की जो जड़ें होती हैं वो अवायु शोषण करती है, तो मेथेन गैस वहां से भी मुक्त होती है। कार्बनिक पदार्थों को सड़ाने से या कार्बनिक पदार्थों को जलाने से भी बहुत ज्यादा मात्रा में मेथेन गैस निकलती है। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन या इसको फ्रियॉन्स भी कहते हैं। ये कोई एक गैस नहीं है। फ्रियॉन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह
एल्केन के क्लोरीन और फ्लोरीन व्युत्पन्न है, तो ये एक गैस नहीं है, ये बहुत सारी गैसों का समूह होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह फ्रिज, एसी या बर्फ की फैक्ट्रिया और जो हिम शीतलीकरण वाले जितने भी भंडार ग्रह हैं, उन भंडार ग्रहों से यह गैसें ज्यादा मात्रा में निकलती है। इसी प्रकार N2O मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसका नाम है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये दोनों गैसें औद्योगिक कल कारखानों से उत्पन्न होती है। वहां से कैसे उत्पन्न होती है? हम कल कारखानों में दो प्रकार के अम्ल का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। एक तो है HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, और दूसरा है अम्लों का राजा मतलब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इन दोनों प्रकार के अम्लों का उपयोग ज्यादा मात्रा में उद्योगों में किया जाता है, तो नाइट्रोजन और सल्फर के, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, इसमें SO2 वगैरह भी हो सकती है, तो SF6 वगैरह इन दोनों अम्लों का कल कारखानों में ज्यादा मात्रा में उपयोग करने से उत्पन्न होती है। कुल मिला के ये जितनी भी गैसें यहाँ लिखी हुई हैं, इन गैसों द्वारा सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अधिक मात्रा में अवशोषित किया जाता है। में प्रदूषण के कारण इन सभी गैसों की मात्रा आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाती है, तो सूर्य से आने वाली इन ऊष्मा को अधिक मात्रा में अवशोषित किया जाता है। जब अधिक मात्रा में अवशोषित किया जाता है, तो पृथ्वी के औसत तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। आजकल जो गर्मी पड़ रही है उसको देख के हमें पता चल ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी का जो औसत तापमान बढ़ जाता है, तो वह घटना ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि किसके कारण? हरित ग्रह प्रभाव के कारण। तो उसको अपन वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। अब जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, तो सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ेगा? सबसे पहला प्रभाव तो यह पड़ेगा कि जो जीव एक औसत तापमान 25 से 30 डिग्री से ज्यादा तापमान पर जीवित नहीं रह सकते, उनका तो धीरे धीरे अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फसलों पर इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके बाद जब वैश्विक उष्णता आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाती है, तो हमारे जो ध्रुवों पर, हिमालय पर्वतमाला पर और ऐसी ऐसी विशाल पर्वतमालाओं पर जो बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ जमी हुई है, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने से वो बर्फ पिघल जाएगी, और जैसे ही वो बर्फ पिघल जाएगी, तो बर्फ के पिघलने से अल्टीमेटली वो पानी कहाँ आना है? नदियों में ही आना है। तो नदियों में बाढ़ आ जाएगी, जिससे नदियों के किनारे हजारों की संख्या में शहर स्थित है, तो शहरों में भी बाढ़ आ जाएगी। अब जब ये पानी, बाढ़ आने के बाद नदियों का पानी कहाँ जाना है? समुद्र और महासागरों में जाएगा। तो समुद्र और महासागरों का जल स्तर भी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। और जब समुद्र और महासागरों का जल स्तर बढ़ जाएगा, तो समुद्र के किनारे कितने सारे महाद्वीप और कितने सारे बड़े बड़े देश और कितना सारा तटीय क्षेत्र है, पूरा तटीय क्षेत्र डूब जाएगा। हम उसका उदाहरण ऐसे समझते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत और द्वारिका का नाम आपने सुना होगा। 5000 वर्ष पहले की द्वारिका आज नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर समुद्र का जल स्तर बढ़ गया और द्वारिका पूरी डूब गई। आज जो अपन देख रहे हैं वो तो नई द्वारिका है। तो कुल मिला के ग्लोबल वार्मिंग का इतना प्रभाव 5000 वर्ष में ही दिखा है, तो अगले 5000 वर्ष में और कितना प्रभाव दिखेगा, वो इसका अपन अंदाजा लगा सकते हैं। कंपटीशन की दृष्टि से हमें इन गैसों के नाम मुख्य रूप से याद रखने हैं कि कई बार प्रश्न आया है कि मुख्य हरित ग्रह गैसें कौन सी हैं। तो पहले ऑप्शन में आपको CO2 राइट करना है, CO2 ऑप्शन में नहीं है तो NH4। कई बार प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी गैसों का समूह हरित ग्रह गैसों का समूह है। तो ऐसी स्थिति में 3-4 गैसें एक साथ लिखी हुई हो सकती है, तो आपको कम से कम ये 5 नाम आपको अच्छे से याद कर देने हैं। CO2, CH4, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको फ्रियोन्स भी कहते हैं, N2O और SF6। क्लियर? अब यहाँ पर हरित ग्रह प्रभाव के कारण वैश्विक उष्णता उत्पन्न होती है, और वैश्विक उष्णता के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में हमने यहाँ चर्चा की। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? कल अपन हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के यौगिकों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।